हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो जनरल साइंस का आज हम करने वाले ईपीएफओ ईओएओ का 2021 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम सारी ये बातें भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जनरल साइंस बहुत वास्ट है। उसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ सकते हैं। तो हम सारी बातें क्लास में देखने वाले हैं और आपके लिए एडुटेप ने कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक लॉन्च की है। तो जो बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कंप्लीट स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो ये गाइड बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ईओएओ 2021 के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि आपको रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो मेल में होते हैं, जो फीमेल में होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो आपको हार्मोन्स के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से हमें पहला टॉपिक पता चल गया कि जिसके बारे में हमें ज़्यादा फोकस करना है वो है हार्मोन्स के ऊपर। कितने हार्मोन्स रहते हैं, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन रहता है वहां पर हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। तो आपको मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फ्लावर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना है फ्लावर का, अभी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। आपको बोल रहा है कि कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर नहीं आता है। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 2 ओवरीज रहती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होती है, 2 ओवरीज होती है। ओवरीज के बाद क्या होता है, यहाँ से ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब एक ट्यूब रहती है। ओविडक्ट का मतलब क्या होती है, ट्यूब होती है, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो ओवरीज क्या करती है, एग रिलीज करती है। वो एग ओविडक्ट से पास होकर, ओविडक्ट से पास होकर यहाँ पर यूट्रस में आ जाता है। यहाँ पर क्या होती है, सर्विक्स होती है। यहाँ पर क्या होती है, सर्विक्स होती है, ओविडक्ट, ओवरीज, ये तीनों जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आएगा। फिर वेजाइना से वो बाहर निकल जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको याद रखना है। तो ओवरीज भी है, ओविडक्ट भी है, सर्विक्स भी है। लेकिन स्टेमन, स्टेमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये स्टेमन क्या है, स्टेमन जो है वो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और वो किस में आता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है स्टेमन। तो स्टेमन क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है। स्टेमन क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है, उसके बाद फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भेजता है। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेमन जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो ये देखिए कि आपको फ्लावर का भी पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्या होते हैं, अब यहाँ पर हमें प्लांट किंगडम के बारे में फोकस करना है। अब जो आपका दूसरा टॉपिक जो आपको फोकस करना रहेगा वो है प्लांट किंगडम के ऊपर। प्लांट किंगडम में आपको एम्फीबियंस के बारे में बताना है। तो एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड में भी रहते हैं और जो एक्वेटिक भी रहते हैं, दोनों जगह। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं फ्रॉग का, फ्रॉग जो रहता है वो लैंड में भी रह सकता है और पानी में भी, वाटर में भी रह सकता है। वैसे ही हमें प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के बारे में बताना है। तो एम्फीबियंस के अंदर आते हैं ब्रायोफाइट्स। कौन आते हैं, ब्रायोफाइट्स जो रहते हैं वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रीशिया, फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, ये तीनों की तीनों ब्रायोफाइट्स के अंदर आते। तो ये तीनों क्या है, एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के। लेकिन हमें पूछा है नॉट, हमें पूछा है कौन सा प्लांट किंगडम का एम्फीबियन नहीं है। तो आपको याद रखना है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है। स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी। तो एल्गी क्या होती है, एक्वेटिक होती है, वो लैंड में नहीं रहती है, तो वह एम्फीबियंस के अंदर नहीं आएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि अब हमारा आ गया ईवीएस, एनवायरमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि होता है कटिंग ऑफ ट्रीज, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है नॉट अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, अगर आपने पेड़ों की कटाई कर दी, अगर आपने ट्रीज को कट कर दिया, तो क्या नहीं होगा वो आपको बताना है। तो अगर आप ट्रीज को कट करेंगे
तो बायोडाइवर्सिटी तो डिक्रीज होगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर अलग अलग स्पीशीज रहती है, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, एयर भी रहती है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, सारी चीजें अवेलेबल रहती है, उसे बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब है सारी चीजें एक साथ रहना। तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये तो होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स जो है, जो ट्रीज है वो कम हो जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। सॉइल इरोजन इंक्रीज होने लगेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ट्रीज को कट करेंगे तो ट्रीज की जो रूट्स रहती है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, सॉइल को इरोड नहीं होने देती। तो अगर आप ट्रीज को कट कर देंगे, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो सॉइल इरोजन भी बढ़ जाएगा, सॉइल जो है वो इरोड होने लग जाएगी। उसके बाद रेनफॉल डिक्रीज होगा। आपको पता है कि जो पेड़ है उसकी वजह से बारिश आती है, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो अगर आपने पेड़ों को काट दिया, अगर आपने ट्रीज को कट कर दिया तो रेनफॉल भी डिक्रीज होगी, तो ये भी होता है। लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल अगर बढ़ रहा है तो ग्राउंड वाटर टेबल डिफॉरेस्टेशन की वजह से नहीं बढ़ता है, वो एफॉरेस्टेशन की वजह से बढ़ता है। अगर आप ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करते हैं तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ता है। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है कि जब रेन होती है, जब रेनफॉल होता है तो जो मिट्टी रहती है, जो सॉइल रहती है, पानी को सक करती है, पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ता है। तो अगर रेनफॉल कम हो रहा है तो ग्राउंड वाटर टेबल भी कम होगा, यहाँ पर लिखा है इंक्रीज, तो ये डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है, ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज होना ये अच्छी बात है, और वो होता है एफॉरेस्टेशन की वजह से और रेनफॉल की वजह से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें पढ़ना क्या है। इसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको एनवायरमेंट के कुछ बेसिक चीजें जो आप अपने आसपास महसूस करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज मिसमैच पेयर इन नॉर्मल ह्यूमन मेल। ठीक है, अगर मैं मेल और फीमेल दोनों की बात करूं तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो डीएनए कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जो डीएनए कैरी करते हैं। आपने सुना होगा कि अगर किसी का बच्चा है, अगर किसी का बेबी है, अगर पता नहीं है कि किसका बेबी है तो डीएनए चेक कराया जाता है। आपने फिल्मों में, सीरियल्स में ये बात देखी होगी कि डीएनए चेक कर लेते तो पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा बेबी है कि नहीं है। तो डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या आप उसका फुल फॉर्म याद रखना है, डीएनए का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जो पेरेंट से उसको मिलती है, जो बच्चे को पेरेंट से मिलती है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो अगर मेल है, पेरेंट्स कौन होंगे, मेल और फीमेल होंगे। अगर मेल है या फीमेल है तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, दोनों में 23 पेयर्स क्रोमोसोम रहते हैं। मेल में भी 23 पेयर्स रहते हैं, फीमेल में भी 23 पेयर्स रहते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। यानी कि टोटल दोनों में कितने रहते हैं, 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो जो बेबी में आते हैं, बेबी में आते यहाँ से भी 23 आएगा, यहाँ से भी 23 आएगा, तो जो बेबी होता है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। उसके अंदर भी क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। 23 पेयर्स इसमें भी है, 23 पेयर्स उसमें भी है, तो इन दोनों में जो 22 पेयर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। इन दोनों में जो 22 पेयर्स रहते हैं क्रोमोसोम के, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ऑटोसोम। लेकिन जो एक पेयर है, जो एक पेयर है वो ही सेक्स को डिफाइन करता है, वो एक पेयर ही क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम। इसका जो एक पेयर रहेगा वो रहेगा XY। मेल का जो एक पेयर रहता है, जो सेक्स क्रोमोसोम रहता है वो XY रहता है। फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम रहता है वो XX रहता है। ठीक है, तो अगर मेल से X आ रहा है, अगर मेल से X आ रहा है और फीमेल से भी X आ रहा है तो क्या होगी, लड़की होगी, गर्ल होगी। ठीक है, अगर मेल से Y क्रोमोसोम आ रहा है और फीमेल से X क्रोमोसोम आ रहा है तो क्या होगा, बॉय होगा। यानी कि जो गर्ल होना है या बॉय होना है वो कौन डिफाइन करता है, मेल के क्रोमोसोम्स डिफाइन करते हैं। और कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर्स में रहते हैं। 22 पेयर्स बिल्कुल सेम है, 44 जो क्रोमोसोम्स रहते हैं बिल्कुल सेम रहते हैं मेल और फीमेल में, उसे ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो एक पेयर रहता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो दोनों में अलग अलग होते हैं। इसमें XY होता है, इसमें XX होता है। तो कौन सा क्रोमोसोम मिसमैच है, क्वेश्चन में पूछा था कौन सा क्रोमोसोम मिसमैच है, तो 21 नंबर वाला तो सेम रहेगा, 18 नंबर वाला सेम रहेगा, 13 नंबर वाला सेम रहेगा। X क्रोमोसोम जो रहता है मिसमैच रहता है, इसमें XY रहता है, इसमें XX रहता है।
ठीक है, आगे बढ़ते तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम्स डीएनए के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम्स डीएनए के बारे में पढ़ना है और आपको ये भी पता रहना चाहिए जो डीएनए बनता है प्रोटीन से बनता है। डीएनए जो बनता है प्रोटीन से बनता है। ये छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी में दी है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते, द वर्ड वैक्सीन हैज बीन डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग। तो वर्ड वैक्सीन, जो आप वैक्सीनेशन का नाम सुने होंगे कि अभी कोरोना वायरस गया था तो सबको वैक्सीन लेना था, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, फेज 1 फेज 2 में आपने वैक्सीन ली होगी। तो वैक्सीन जो नाम आया है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। और वो लैटिन वर्ड कौन सा है, काऊ। काऊ का मतलब लैटिन वर्ड में होता है वैका। काऊ का मतलब लैटिन में क्या होता है, वैका होता है। तो ये जो वैक्सीन नाम है ये किसने बनाया है, एडवर्ड जीनर ने बनाया है। एडवर्ड जीनर ने ये वाला वर्ड बनाया है 18th सेंचुरी में। कब बनाया है, 18th सेंचुरी में बनाया है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने देखा कि जो मिल्कमेड रहते हैं उनके पास जो काऊ रहती है, काऊ पॉक्स होता है, तो काऊ पॉक्स से उन्होंने वैक्सीन बना दी और उसके बाद वो उसी तरीके से नाम चलता रहा। अब जो भी आप डिसीजेस के लिए वैक्सीन लेते हैं उसको वैक्सीन कहा जाता है क्योंकि वो नाम वहीं से चलता आ रहा है 18 सेंचुरी से। तो वैक्सीन नाम कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड काऊ से लिया गया है। तो इस टॉपिक में आपको किस पर ध्यान देना है, जो डिसीजेस रहती है। देखिए जो डिसीजेस रहती है ये वाले टॉपिक में आपको किस पर फोकस करना है, जो बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है, फंगस से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी डिसीज होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, उसके बाद बहुत सारी जो डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आपको वो वाले टॉपिक को फोकस करना रहेगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू इमेज फॉर्मेशन बाय 2 आईज ऑफ अ पर्सन। अब देखिए आ गए फिजिक्स वाले टॉपिक में मिरर। इसके पहले मैंने 2 पेपर आपको और सॉल्व करवाए, उसमें भी मैंने बताया कि लेंस और मिरर वाला टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है, उसको छोड़कर आपको जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि मिरर पूरे साइंस में मिरर वाला टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आपकी आई है, आई में यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके रिगार्डिंग आपको क्या ट्रू दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जैसे कैमरा होता है वैसे ही हमारी आई होती है। कैमरा के अंदर लेंस होता है, फोटो खींचते हैं, उसके बाद फोटो आप देख पाते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे आईज में लेंस होते हैं, वो लेंस में इमेज आती है और इमेज जो आती है वो इन्वर्टेड आती है। लेंस में जो इमेज आती है वो इन्वर्टेड आती है, उसके बाद वो इमेज जाती है रेटिना में और रेटिना में हमें पूरी इमेज दिखाई देती है। रेटिना में मतलब इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो सिग्नल कहाँ भेजता है, ब्रेन में भेजता है और हमें पता चलता है कि ये क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि आई के हिसाब से इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके हिसाब से आपको कौन सी बातें सही दिख रही है। तो बोथ द आई सी एग्जैक्टली द सेम इमेज, गलत बात है। सेम इमेज तो देखती है लेकिन अलग अलग एंगल्स में देखती है। अगर हमें कोई बात को देखना है, ये आँख को आप बंद करके देखिए, ये आँख को अगर आप बंद करके देखेंगे कुछ थोड़ा सा आपको फर्क लगाई दिखेगा, फिर ये आँख को बंद करके देखेंगे कुछ आपको फर्क दिखाई देगा। तो जो दोनों आईज है सेम इमेज नहीं देखती है, आपको याद रखना है अलग अलग एंगल्स में देखती है। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। वन आई सीज हाफ पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, अगर आप एक आँख बंद करेंगे तो भी आपको पूरा दिखाई देगा, दूसरी आँख बंद करेंगे तो भी आपको पूरी इमेज दिखाई देगी, लेकिन अलग अलग एंगल से दिखाई देगी। तो ये वाला तो वैसे ही गलत है। बोथ द आईज कंबाइन द टू इमेजेस सीन बाय देम, दोनों आईज जो है आधा देखती है, ये आधा देखती है, फिर उसको कंबाइन करते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। दोनों आईज दोनों इमेजेस पूरी पूरी देखती है, ये भी आईज पूरी इमेज देखती है, ये भी आईज पूरी इमेज देखती है और कंबाइन नहीं करते, अलग अलग एंगल्स में देखा जाता है। तो ये भी गलत हो गया। ईच आई सी स्लाइटली डिफरेंट इमेज, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो आई वाला मिरर वाला टॉपिक आपको याद करके जाना है, उस पर ज्यादा फोकस आपको डालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोला है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सही कर लेना है। क्वेश्चन को आपको सही कर लेना है, यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपको बताना रहेगा। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर फोकस करना है।
ये वाले टॉपिक में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फोकस करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती है? एक पूरी रेंज होती है, वेव्स की पूरी रेंज होती है। रेडियो वेव्स होता है, उसके बाद इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं, उसके बाद गामा रेज होती है, विजिबल होती है, एक्स रेज होती है, ये सारी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो माइक्रोवेव्स है वो किन किन के वेवलेंथ के बीच में आता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हूँ तो यहाँ पर आती है आपकी रेडियो वेव्स, यहाँ पर आती है आपकी रेडियो वेव्स, यहाँ पर आती है माइक्रोवेव, यहाँ पर आती है इंफ्रारेड। तो कैसे याद रखना है? RMI, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, फिर आता है आपका विजिबल, ठीक है। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद आती है एक्सरे, उसके बाद आती है गामा रेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, RMI VUXG, ऐसे आपको याद रखना है। तो यहां पर वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। इस तरफ पर वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। इस तरफ पर वेवलेंथ क्या होती है? कम। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। और सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की। इस पूरी रेंज को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसमें सारी वेव्स आती है। तो यह आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अब क्वेश्चन में बोला है कि माइक्रोवेव्स किसके बीच में आता है, मैंने करेक्ट के बारे में आपसे पूछा है। तो माइक्रोवेव्स किसके किसके बीच में आ रहा है? आपको दिख रहा है रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड के बीच में आ रहा है। रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड के बीच में आ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जो था कि नॉट करेक्ट के बारे में बोलते तो नॉट करेक्ट आपके ये तीनों हैं, तो तीन आंसर तो नहीं हो सकते, इसलिए आपने क्वेश्चन को चेंज कर लेना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट के बारे में आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड और रेडियो के बीच में आपकी माइक्रोवेव आती है। तो ये पूरी आपको रेंज पता रहना चाहिए, RMI VUXG, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम? अब देखिए, इसका मतलब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक पर फोकस करना है कि एटम जो रहता है किसने बनाया है? डाल्टन ने बनाया है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन किसने बनाया है, न्यूट्रॉन किसने बनाया है, वो वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछा है कि हाइड्रोजन एटम का साइज क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर, ये साइज का मतलब क्या होता है? उसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। जो बीच में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू घूमते हैं। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बताई है, तो आप वो वीडियोस देखिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस रहता है उसका उस साइज बन जाता है, वो उसका रेडियस बन जाता है, उसका साइज बन जाता है। तो हाइड्रोजन एटम का होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर ऑप्शन में 1 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया रहेगा तो भी सही है, 10⁻⁻10 मीटर दिया रहेगा तो भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट? अब फोर्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा फोर्स के बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है। अब देखिए, दो टाइप के फोर्स होते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कब आता है? जब लाइक पोल्स आते हैं। लाइक पोल्स यानी कि नॉर्थ के साथ नॉर्थ को लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, साउथ के साथ साउथ को लाएंगे तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन अगर आप अनलाइक पोल्स लाते हैं, नॉर्थ के साथ अगर साउथ को लेकर आते हैं या साउथ के साथ नॉर्थ को लेकर आते हैं, तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो पॉजिटिव फोर्स रहता है वो अट्रैक्टिव फोर्स में रहता है क्या? नहीं। जो अट्रैक्ट होते हैं अलग अलग चीजें अट्रैक्ट हो रही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अनलाइक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। अनलाइक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं वो नेगेटिव फोर्स रहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स जो रहते हैं वो नेगेटिव फोर्स रहते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्स रहते हैं वो पॉजिटिव फोर्स रहते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी क्या होता है? प्लस होता है, माइनस माइनस भी क्या होता है? प्लस होता है। यानी कि जब आप दो सेम साइन को लेकर आते तो पॉजिटिव फोर्स बनता है, और अगर आप माइनस प्लस लेकर आते या प्लस माइनस लेकर आते तो वो नेगेटिव फोर्स बनता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव होगा क्या? नहीं। नेगेटिव फोर्स रिपल्सिव होगा क्या? नहीं। पॉजिटिव फोर्स जो रहेंगे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं, बल्कि अट्रैक्टिव फोर्स जो रहता है वो नेगेटिव फोर्स रहता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या याद करना है? मैग्नेट वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है।
मैग्नेट वाला फोर्स वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे फोर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कैप्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना मे बी रियलाइज। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ना है, वहां पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी काम आ जाएगा। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है। और जब आप उस इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन जब आप इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को बाहर से, मान लो ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या होने लगता है? पोलराइजेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आने लगते हैं। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इंसुलेटर में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हम बाहर से उसको धक्का दे रहे हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आने लगते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उस फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन। मैग्नेटाइजेशन तो मैग्नेट में होगा। आप देखिए, अगर आपको समझ ना आए एग्जाम में तो आप ऑप्शन को कट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रहा है तो वो वहां पर मैग्नेटाइजेशन नहीं आएगा, वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो ये वाले को काट देना था। फोटो आयोनाइजेशन, फोटो जो होता है सनलाइट से रिलेटेड होता है। जहां पर फोटो दिखेगा, जहां पर फोटो दिखेगा वो सनलाइट से रिलेटेड रहता है, तो इसको भी आपको काट देना है। सर्कुलराइजेशन मतलब जो सर्कल बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आए सर्कल में ही आए, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागते हैं। जो नेगेटिव चार्ज रहता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है, उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच। अगर आप वाटर में क्या चीज को मिलाएंगे तो उसके पीएच में कोई फर्क नहीं आएगा। तो पहले हम पीएच स्केल के बारे में समझ लेते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल रहती है 0 से 14 तक। पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक। अगर 7 नंबर पे है इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल। 7 नंबर पे क्या होती है? वो न्यूट्रल होती है, ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। अगर 7 से कम है इसका मतलब वो एसिडिक रहेगी, अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या रहेगी? बेसिक रहेगी। अब बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। वाटर जो रहता है उसका पीएच क्या रहता है? 7 रहता है। वाटर जो रहता है उसका पीएच क्या रहता है? 7 रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाटर में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि उसका पीएच पहले भी 7 था और बाद में भी 7 ही रहेगा, यानी कि वो पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी न्यूट्रल ही रहेगा। इसका मतलब हमें कोई न्यूट्रल को ही ऐड करना पड़ेगा। कोई न्यूट्रल कोई ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहने वाला है। तो अगर मैं NaHCO3 की बात करती हूँ, NaHCO3 क्या है? आपका बेकिंग सोडा। NaHCO3 आपका क्या है? बेकिंग सोडा। वो क्या होगा? बेस हो जाएगा। वो तो क्या होगा? बेस होगा, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। NH4Cl होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, इसको भी ऐड नहीं कर सकते, वो एसिडिक हो जाएगा। Na2CO3 ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। Na2CO3 आपका क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है, ये भी बेस होता है, तो इसको भी नहीं ऐड करेंगे। लेकिन जो NaCl होता है, NaCl यानी कि नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट उसे कहा जाता है, और यही क्या होता है? न्यूट्रल होता है। NaCl जो रहता है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है। तो अगर आप NaCl को पानी में मिलाते हैं, नमक को जब आप पानी में मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल ही रहता है, उसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाटर में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एसिड बेस और सॉल्ट वाले टॉपिक को फोकस करना है। यहाँ पर आपको एसिड बेस और सॉल्ट वाले टॉपिक को फोकस करना है और पीएच के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा है स्कैटर बीम ऑफ लाइट। स्कैटर बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है टिंडल इफेक्ट। स्कैटर बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है टिंडल इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये वाले टॉपिक में आपको कोलॉइड के बारे में और सस्पेंशन के बारे में पढ़ के जाना है। ये वाले टॉपिक में आपको कोलॉइड और सस्पेंशन के बारे में पढ़ के जाना है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है अगर आप टॉर्च से लाइट देते हैं, अगर आप टॉर्च से लाइट किसी भी सॉल्यूशन से पास करा रहे, मान लो आपने पानी में नमक मिलाया, पानी में जब नमक मिलाएंगे उसमें टॉर्च से लाइट डालकर देखना, टॉर्च से लाइट आर पार नहीं होगी। टॉर्च से लाइट जो है उसका पाथ आपको नहीं दिखाई देगा। मान लो यहाँ पर आपके पास नमक का पानी है, नमक का पानी है, यहाँ से आपने क्या किया? टॉर्च दिया, यहाँ से आपने टॉर्च दिया, लेकिन इसकी लाइट यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी,
यहाँ पर अगर नहीं दिखाई देती इसका मतलब उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कोलॉइड और सस्पेंशन का सॉल्यूशन लेते, कोलॉइड जो रहता है जैसे कि आपने 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर वाले पार्टिकल्स का कोई सॉल्यूशन लिया, या मैं सस्पेंशन का एग्जांपल दी, सस्पेंशन का एग्जांपल अगर आपने पानी में मिट्टी को मिलाया, तो पानी में मिट्टी पूरी तरीके से मिलती नहीं है, जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है। तो जब आप उसमें से टॉर्च से लाइट पास कराते हैं तो आपको लाइट का पाथ आपको पूरा दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें टिंडल इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वहां पर टिंडल इफेक्ट होता है। तो कोलॉइड और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, विल नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट आपको आर पार नहीं दिखाई देगी, किसमें नहीं होगा, यानी कि टिंडल इफेक्ट जिसमें नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। तो चौक पाउडर जो रहता है वो किसके अंदर आता है, आपको याद रखना है, सस्पेंशन के अंदर आता है। चौक पाउडर किसके अंदर आता है, सस्पेंशन के अंदर आता है। अगर आप पानी में चौक को मिलाएंगे तो वो मिलता नहीं है, तो सस्पेंशन के अंदर आएगा, उसमें टिंडल इफेक्ट होगा, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा। मिल्क जो है वो कोलॉइड के अंदर आता है, इंक भी किसके अंदर आता है, कोलॉइड के अंदर आता है। तो ये तीनों में ब्लड भी जो है कोलॉइड के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें जो रहती है इसके अंदर टिंडल इफेक्ट होगा, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे। लेकिन जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है, वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, वो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। वो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, और ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाले टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटालिक जिंक। ठीक है, आपके पास जिंक है। अब मैं बात करती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज की। ये मान लो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऊपर वाला जो रहता है वो हाईएस्ट रिएक्टिव रहता है, और नीचे वाला जो रहता है लीस्ट रिएक्टिव रहता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिंक से क्या रिड्यूस नहीं होगा। मान लो यहाँ पर है जिंक, रिएक्टिविटी सीरीज में मान लीजिए यहाँ पर है जिंक। अगर मैं कॉपर की बात करती हूँ तो कॉपर यहाँ पर आता है, कॉपर Cu2+ यानी कि कॉपर नीचे आता है। हाइड्रोजन H+ का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर आता है। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर और नीचे आती है, Ag यहाँ पर आता है। तो जिंक से ये तीनों नीचे है, तो जिंक ज्यादा पावरफुल हो गया और ये तीनों कम पावरफुल है, वीक है। तो जिंक क्या कर सकता है, इनको दबा सकता है, जिंक क्या कर सकता है, इनको उनकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है वो जिंक के ऊपर आता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो जिंक के ऊपर आता है। तो जिंक से ज्यादा पावरफुल है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को जिंक रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको इस टॉपिक में पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आजू बाजू चक्कर लगाते हैं, आजू बाजू क्या करते हैं, घूमते हैं। प्रोटॉन जो रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है। अब इनकी डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है वाटरमेलन मॉडल से। ई गोल्डस्टीन की अगर बात करते हैं तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है, लेकिन प्रोटॉन को नाम नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्कवर्ड के बारे में बोला है। तो आंसर आएगा ई गोल्डस्टीन ने अपना कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था, और जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी, लेकिन प्रोटॉन का नाम नहीं दिया था, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया है। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को नाम दिया है और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया है और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। यहाँ पर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और CH3OH है। अब आपको बोल रहा है कि यहाँ पर कितना मोल बनेगा CH3OH का, CH3OH का कितना मोल बनेगा जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 लेंगे। चलो मैं आपको पहले लिखकर बताती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड है, 2H2 है, गिव्स CH3OH है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी है। तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 1 मोल है। हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल है,
और इसके बाद CH3OH यानी कि इथेनॉल जो है वो मिथेनॉल या इथेनॉल आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये जो है वो भी अभी 1 मोल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 मोल कर दिया, अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 मोल कर दिया और हाइड्रोजन को भी 2 मोल कर दिया, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, मिथेनॉल कितना बनेगा। तो देखिए आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ाया है, हाइड्रोजन तो पहले भी 2 मोल था और बाद में भी 2 मोल है। ये कैसे लेते हैं, पहले वाला कैसे लेते हैं, जो सामने पर रहता है वही लिया जाता है। तो हाइड्रोजन पहले भी 2 था और बाद में भी 2 है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिमिटिंग रीएजेंट, लिमिटिंग रीएजेंट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन को कम करने की कोशिश करता है या रिएक्शन को धीरे करने की कोशिश करता है, लिमिट कर देता है, किसी भी चीज को लिमिट कर देता है। तो इसकी वजह से ये भी पहले भी 2 मोल था, बाद में भी 2 मोल है, तो पहले 2 मोल में जो इथेनॉल बन रहा था वो 1 मोल बन रहा था, तो बाद के 2 मोल में भी जो इथेनॉल बनेगा वो 1 मोल बनेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रीएजेंट पर डिपेंड करता है। और लिमिटिंग रीएजेंट कैसे पता लगाते हैं, जो चीज पहले भी सेम रहती है बाद में भी सेम रहती है उसे लिमिटिंग रीएजेंट कहते हैं। तो 2 मोल पर पहले भी 1 मोल बन रहा था, बाद के 2 मोल पर भी क्या बनेगा, 1 मोल ही बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन थे आपके EOAO के क्वेश्चन पेपर के, और 3 कोर्सेज और हमारे एडुटैप में आपके लिए अवेलेबल है। एक है आपका मास्टर कोर्स, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, जो अभी बिगिनर्स है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं मास्टर कोर्स से जुड़ सकते हैं। उसके बाद स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, आपकी पढ़ाई हो चुकी है लेकिन कोई कंपोनेंट में अभी आप वीक है, उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स से जा सकते हैं। और अगर आपने पूरा पढ़ लिया, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज वाले कोर्स से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।